हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। आज सुबह में हमने कक्षा 6 की विज्ञान का 5वां पाठ आओ पदार्थ को जाने पढ़ा। अभी हम कक्षा 6 की विज्ञान का 6ठा पाठ सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसके बारे में पढ़ेंगे कि सजीव और निर्जीव क्या है, सजीव निर्जीव में क्या अंतर है, इनके क्या लक्षण हैं, सजीवों के क्या लक्षण हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और इसके साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो में क्या परिवर्तन चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। कक्षा 6 की विज्ञान का 6ठा पाठ सजीव और निर्जीव। तो सबसे पहले सजीव और निर्जीव है क्या। तो सजीव और निर्जीव, तो ये सजीव और निर्जीव की कुछ क्रियाओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे कि स्वयं चलकर गति करना, भोजन करना, श्वास लेना और समय के साथ बढ़ना, इन गुणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि बस्ता, गाय, बकरी, पत्थर, कुर्सी आदि। यहाँ गाय और बकरी दो ही है जो स्वयं चलकर गति कर सकती है, भोजन कर सकती है, श्वास ले सकती है और समय के साथ बढ़ सकती है। ये दो सजीव है, बाकी सभी निर्जीव है। तो इस सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुएं एवं जीव जंतु जैसे कि मानव, गाय, बकरी, तोता, मछली आदि स्वयं चलकर गति करते हैं और भोजन करते हैं और श्वास लेते हैं और वृद्धि करते हैं। और पेड़ पौधों में वृद्धि स्पष्ट रूप से प्रकट होती है जबकि अन्य वस्तुओं में ये क्रियाएं नहीं होती है। तो वे जंतु या वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती है सजीव होते हैं। जैसे गाय, बकरी, ऊँट, शेर, बरगद, पौधे इत्यादि। और जिनमें ये क्रियाएं नहीं होती अर्थात जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं नहीं होती है वह निर्जीव होते हैं। तो सजीव वो होते हैं जिनमें श्वसन होता है, गति होती है, वृद्धि होती है, जनन होता है, पोषण होता है, तो वो होते हैं सजीव। और जिनमें गति, श्वसन, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं नहीं हो वो होते हैं निर्जीव। उदाहरण है निर्जीव के बस्ता, पेन, पेंसिल, रबड़, मेज, कुर्सी। जो ये गुण नहीं दर्शाते हैं, ये क्रियाएं नहीं करते, वो सारे निर्जीव है। तो जीव जंतु और पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, जनन और उत्सर्जन आदि लक्षण दर्शाते हैं, अतः इन्हें सजीव कहते हैं। तो हमारे परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और वस्तुओं को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, सजीव और निर्जीव। सजीव में समस्त पादप जंतु और सूक्ष्म जीव, निर्जीव में है समस्त पादप जंतु और सूक्ष्म जीवों को छोड़कर जो भी अन्य वस्तुएं वो सारी निर्जीव है। अब इन दोनों में अंतर, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है, निर्जीवों का जीवन काल निश्चित नहीं होता है। सजीव भोजन करते हैं, निर्जीव भोजन नहीं करते हैं। सजीव श्वसन लेते हैं, निर्जीव नहीं लेते हैं। सजीव जनन करते हैं, निर्जीव जनन नहीं करते हैं। सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। सजीव उत्सर्जन करते हैं, निर्जीव उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर सजीव और निर्जीव में अंतर दिया गया है। जीवन काल, भोजन, श्वसन, जनन, वृद्धि, उत्सर्जन आदि। उसके पश्चात है सजीवों के लक्षण कि सजीवों के क्या लक्षण हैं। तो सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। ये सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव स्वयं गति करते हैं, सजीव संवेदनशील होते हैं और उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है। सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। तो ये देखिए सजीवों के लक्षण यहाँ बना के दिए हैं। सजीव भोजन ग्रहण करना, सजीवों का श्वसन ग्रहण करना, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना, गति करना, उत्सर्जन करना, प्रजनन क्रिया और निश्चित जीवन काल और वृद्धि करना, ये सजीवों के मुख्य लक्षण। फिर ये सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। तो सजीव भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो हम सभी जानते हैं और पहले भी हमने पढ़ा है कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और मनुष्य या अथवा जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं।
भोजन सजीवों को दैनिक कार्य हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। तो ये सजीव भोजन ग्रहण की प्रक्रिया। दूसरा है कि सजीव वृद्धि करते हैं। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि सजीव वृद्धि करते हैं या नहीं करते? तो हम दैनिक जीवन में जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो सभी जंतु और सभी पादप वृद्धि करते हैं। ये सजीवों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। निश्चित समय के बाद जंतुओं में वृद्धि रुक भी जाती है, और जबकि अधिकांश बहुवर्षीय पादपों में ये वृद्धि होती रहती है। जैसे कि पौधे में वृद्धि है, तो ये देखिए पौधे की वृद्धि, और ये जंतु में वृद्धि। तीसरा है सजीव श्वसन करते हैं। तो क्या सभी सजीव सांस लेते हैं? सभी सजीव श्वसन करते हैं। और सभी सजीव कौन सी गैस अंदर लेते हैं और कौन सी गैस श्वसन के पश्चात निकालते हैं? तो सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस तो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ग्रहण करने के लिए ऑक्सीजन गैस और बाहर निकालने के लिए निर्मुक्त होने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना। शरीर में ऑक्सीजन द्वारा सबसे पहले कि ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से, कि ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का विघटन होता है जिससे कि जैविक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, तो उस क्रिया को श्वसन कहते हैं। यहाँ बात ध्यान देने योग्य ये है कि ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का विघटन, शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का विघटन से जैविक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उसे श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो पेड़ पौधों में श्वसन होता है। हाँ, पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है। सभी सजीवों के लिए श्वसन एक आवश्यक है। श्वसन के बिना सजीवों का जीवन यापन असंभव है। सजीव जीवन यापन नहीं कर सकते। फिर है सजीव स्वयं गति करते हैं। क्या पेड़ पौधों में भी एक दूसरे स्थान पर चलकर जाते हैं? क्या पेड़ पौधों में भी गति होती है? तो पेड़ पौधों में गति के कौन से लक्षण होते हैं, देखिए। तो जंतु स्वयं गति कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, किंतु पेड़ पौधों में गति के लक्षण केवल दिखाई देते हैं। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य की ओर मुड़ जाना पौधों में गति का एक उदाहरण है। लेकिन कुछ निर्जीव वस्तुएं भी, जैसे कि बस, साइकिल, कार आदि भी चलती हैं। इनमें गति करने के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन वो स्वयं गति नहीं कर सकती। जो स्वयं गति करती है वह सजीव है। इनमें गति बाहरी कारकों द्वारा होती है। इनमें सजीवों के अन्य लक्षण भी नहीं होते हैं। फिर 5वां गुण है सजीव संवेदनशील होते हैं और उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो जब भी हमें कांटा चुभ जाता है, सुई लगवाने हम जाते हैं, तो हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। और जब किसी अच्छे भोजन को देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं काश ये भोजन हमें भी मिल जाए। तो वो हमारा क्या है कि हम संवेदनशील हैं उन चीज़ों के प्रति, और उद्दीपनों के प्रति हम जल्दी ही अनुक्रिया करते हैं। तो सजीव परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी न किसी प्रकार से क्रिया करते हैं, जिसे उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कहते हैं। पादपों में भी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया होती है, जैसे कि छुई मुई के पत्तियों को छूने पर उनका सिकुड़ना। ये छुई मुई का पौधा जब इसको हम छूते हैं तो इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है। फिर है नेक्स्ट सजीवों में उत्सर्जन क्रिया। तो सजीवों में क्या उत्सर्जन क्रिया होती है? तो जब जंतु भोजन करेगा तो जंतुओं के शरीर में भोजन का पाचन भी होगा। पाचन होने के बाद में ग्रहण किए गए भोजन की संपूर्ण मात्रा का शरीर में उपयोग नहीं होता है, तो भोजन का जो अपचित भाग होता है वह अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सभी जंतु भोजन करते हैं। जंतुओं के शरीर में भोजन का पाचन होता है। ग्रहण किए गए भोजन की संपूर्ण मात्रा का शरीर में उपयोग नहीं होता है। भोजन का अपचित भाग अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर का पसीना भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है। तो क्या पौधे भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं? तो देखिए पौधों में कुछ हानिकारक पदार्थ अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होते हैं। इनका निष्कासन स्त्राव के रूप में होता है। कुछ पादपों में इन अपशिष्ट पदार्थों को विशेष भागों में इकट्ठा कर लिया जाता है, जैसे गोंद। तो सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद है सजीवों में प्रजनन क्रिया। तो क्या सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है? जंतुओं में जनन द्वारा अपने ही जैसी संतानें उत्पन्न होती हैं। कुछ जंतु अंडों के द्वारा प्रजनन करते हैं। इसी प्रकार बीजों के अंकुरण से नए पौधे भी बनते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और सजीवों की यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। सजीवों में जनन एक महत्वपूर्ण लक्षण है और प्रजनन से सजीव प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। सजीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं।
ये देखिए, जंतुओं में जनन, मुर्गी का अंडा, मुर्गी के अंडे से चूजा निकलने के बाद मुर्गी बनती है। उसी प्रकार पौधे में अंकुरण, बीज का नवोद्भित होकर अंकुर से पादप बनता है। पादप के बाद में पौधा पूर्ण रूप से परिपक्व होता है। फिर है क्या सभी सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है? तो सभी सजीवों का जन्म होता है और सभी सजीव वृद्धि कर बढ़ते हैं और फिर मरते हैं, इसलिए इनका जीवन काल निश्चित होता है। जन्म और मरण सजीवों का प्रमुख सत्य लक्षण है, अतः इसे खूबसूरती के साथ जिएं और किसी भी दबाव में आकर, किसी भी परेशानी में आकर कोई गलत कदम ना उठाएं। जो आजकल हम हर जगह पे सुनते आ रहे हैं कि कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होने पर या कहीं कुछ घर में छोटी सी समस्या होने पर भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड किसी भी समस्या का एक समाधान नहीं है, क्योंकि सुसाइड करने के बाद उस घर परिवार पर क्या बीतती है ये बहुत मुश्किल सोच के भी दिल दहल जाता है। तो ये जन्म और मरण सजीवों का प्रमुख सत्य लक्षण है। तो जो भी जीवन मिला उसको खूबसूरती के साथ जिए, अपनी यही लीला अपनी खुद समाप्त ना करें। उसके बाद है विषाणु। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। तो सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? प्रश्न आ जाए सजीवों और निर्जीवों के मध्य की योजक कड़ी क्या है? तो सजीवों और निर्जीवों के मध्य की योजक कड़ी है विषाणु। ये स्वतंत्र अवस्था में तो निर्जीव रहते हैं, लेकिन जब ये सजीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं तो सजीव के समान ही वृद्धि करते हैं और ये पादपों और जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग भी फैलाते हैं। उसके बाद एक वैज्ञानिक परिचय दिया हुआ है, वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। 30 नवंबर 1858 को जन्मे आचार्य जगदीश चंद्र बोस का बचपन गांव ररौली में बीता, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। आचार्य बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक और कैम्ब्रिज के कैमिल्टन कॉलेज से एमए किया। उन्होंने सन 1996 में लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे सन 1920 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। आचार्य बोस ने पौधों की धीमी वृद्धि को नापने के लिए एक अत्यंत संवेदी यंत्र बनाया जिसे केस्कोग्राफ कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न बन जाता है कि पौधों की धीमी वृद्धि को नापने के लिए बनाए गए यंत्र को क्या कहते हैं? केस्कोग्राफ। इस यंत्र की खोज किसने की? आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने। उन्होंने पौधों की संवेदनशीलता को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में जैसी बोस के कार्यों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। जनवरी 1898 में यह सिद्ध हुआ कि मार्कोनी का वायरलेस रिसीवर जगदीश चंद्र बोस द्वारा आविष्कृत था। आचार्य बोस ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जो सूक्ष्म तरंगें पैदा कर सकता है, जो 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक की थी। तो ये आज सजीवों के मुख्य लक्षण, सजीवों और निर्जीवों में अंतर। तो सजीवों और निर्जीवों में मुख्य अंतर है, ये सजीवों के लक्षण है कि सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, निर्जीव भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीव वृद्धि नहीं करते। सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। सजीव स्वयं गति करते हैं जबकि निर्जीव गति नहीं करते। उन्हें गति करने के लिए बाह्य कारक चाहिए होता है। सजीव संवेदनशील होते हैं और उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जबकि निर्जीव कोई संवेदनशील नहीं होते, उनमें कोई उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया नहीं होती है। सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है जबकि निर्जीवों में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है। सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है जबकि निर्जीवों में कोई प्रजनन क्रिया नहीं होती है। सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है, निर्जीव का जीवन काल निश्चित नहीं होता है। ये तो थे सजीव और निर्जीवों के मुख्य लक्षण। उसके बाद में सजीव और निर्जीव के मध्य की एक योजक कड़ी है विषाणु, वायरस, जो कि स्वतंत्र अवस्था में तो निर्जीवों के गुण दर्शाते हैं, लेकिन किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करते ही वो सजीवों के गुण दर्शाते हैं, जो कि अनेक पादपों में और मनुष्य में, जंतुओं में रोग के कारक होते हैं। तो ये सजीवों के मुख्य लक्षण। तो देखिए इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। तो हमारे आसपास के परिवेश में दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, पहली सजीव और दूसरी निर्जीव। सजीवों में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि पोषण, वृद्धि, शोषण, गति, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उत्सर्जन, प्रजनन, निश्चित जीवन काल। प्रजनन से सजीवों की प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है और वो अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करते हैं। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। विषाणु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव होते हैं, किंतु सजीव में प्रवेश करते हैं इनमें सजीवों के समान लक्षण आ जाते हैं और ये बहुत से रोगों का रोग कारक भी होते हैं। इसकी बात है इसके प्रश्न। तो पहला प्रश्न, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। दूसरा,
सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। बहुत सरल प्रश्न है और कभी कभी ये कंपटीशन एग्जाम में ऐसे के ऐसे छप जाते हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा, इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके पश्चात है रिक्त स्थानों की पूर्ति। सजीव उद्दीपनों की प्रति क्या करते हैं। पादप अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं। जंतु श्वसन क्रिया में क्या उपयोग करते हैं, कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना किसका लक्षण है। तो इन सभी का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में बेल आइकन है घंटी का, उसे दबाकर ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो आज से पहले 5 पार्ट डाले हैं उनको भी देख लीजिएगा एक बार वीडियो, ताकि कंटिन्यू रहे वो। और इसके बाद में ये जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम समाप्त करके जो रीड के मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं उन नोट्स को मैं PDF बना के वीडियो के ज़रिए आपको समझाऊं, और जो मैथ्स है वो भी पढ़ाऊं। और उसके साथ में जो पुराने क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, वो हम लोग रीड के एग्ज़ाम से पहले हम लोग सारा सिलेबस कवर करने की साइंस और मैथ्स की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ में रीड की जो बाल मनोविज्ञान है उसके कुछ नोट्स भी मैंने सेल्फ मेड बना रखे हैं, तो मैं वो भी नोट्स ये सारा कंप्लीट करने के बाद में उसका भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी। तो अभी का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।